चलो अब हम लोग थोड़ा और डीप स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस, अभी एनाटॉमी ही चल रहा है, अभी हम पीआईवीडी पे आए भी नहीं है। एनाटॉमी समझ लो कि पीआईवीडी ऐसे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस क्या था, जो हमारे डिस्क के बीच में प्रेजेंट था, ठीक है। तो जो डिस्क के बीच में न्यूक्लियस पल्पोसस है ना, उसमें अप्रोक्सीमेटली 88% वाटर होता है। वो उसका जो कंटेंट होता है किस चीज से बना होता है, 88% वाटर से वो बना होता है। अब 88% वाटर, बाकी रेस्ट 12% क्या है, तो बाकी रेस्ट 12% क्या है, प्रोटियोग्लाइकेन्स हो गए हमारे, जीएजी हो गए, जीएजी क्या है, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन, ठीक है। जीएजी हो गए, कुछ कैरेटिन सल्फेट हो गए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग, वाटर लविंग। हाँ। तो अब 88% पानी है, अगर ये हाइड्रोफोबिक होते तो ये सारे जो मटेरियल्स है जैसे कि प्रोटियोग्लाइकेन, जीएजी, ठीक है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, कैरेटिन, ये सारी चीजें पानी में तो मिक्स उसके साथ नहीं कंबाइन हो सकती थी, क्योंकि वो वाटर लविंग अगर ये नहीं होते तो ये सारी चीजें वाटर लविंग है, इसलिए सब मिलके एक साथ रहते हैं। समझ में आया? कहाँ पे रहते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस में। न्यूक्लियस पल्पोसस उसी चीज का फॉर्मेशन ही कर रहा है, न्यूक्लियस पल्पोसस का कंटेन है। तो अब आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस पल्पोसस किस चीज का बना होता है, तो सबसे पहले किसका, सबसे पहले वाटर का, फिर प्रोटियोग्लाइकेन्स का, फिर क्या कह सकते हैं, जीएजी, और किसका बना होता है, चेन्स किसकी होती है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और कैरेटिन सल्फेट्स की चेन होती है, ठीक है। चेन्स नहीं भी बोलोगे कोई बात नहीं, पर ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, वाटर, प्रोटियोग्लाइकेन और जीएजी, ठीक है। अब देखो, जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है उसमें कोलेजन कम होता है और प्रोटियोग्लाइकेन ज्यादा होता है, ठीक है। दो टाइप के, टाइप 1 कोलेजन होता है, टाइप 1 और टाइप 2 कोलेजन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस पल्पोसस में टाइप 2 कोलेजन ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर कंपेयर करें कि न्यूक्लियस पल्पोसस में प्रोटियोग्लाइकेन और कोलेजन का रेशियो देखें तो क्या है, लो कोलेजन है और हाई प्रोटियोग्लाइकेन है। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है किसमें, एनुलर फाइब्रोसिस में, ठीक है। इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेस करता है ना, फोर्स को कंप्रेस कर रहा है, एक दूसरे से जनरेट कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा एनुलर फाइब्रोसिस। एनुलर फाइब्रोसिस में टाइप 1 कोलेजन ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस फाइब्रोसिस में न्यूक्लियस पल्पोसिस में कौन सा कोलेजन ज्यादा था, टाइप 2। ऐसे डिफरेंस करके याद रखो, इजीली याद होगा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस पल्पोसिस में हमारा कोलेजन कम था और प्रोटियोग्लाइकेन ज्यादा था, इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है, हाई कोलेजन है, ठीक है, कोलेजन हाई है और प्रोटियोग्लाइकेन लो है, रेशियो अगर उसका देखें तो, ठीक है। और इसमें कुछ खास ज्यादा समझने की चीज नहीं, यहाँ पे देखो एनुलर फाइब्रोसिस फंक्शन क्या होता है, टू कंटेन द न्यूक्लियस पल्पोसस एंड मेंटेन इज प्रेशराइजेशन अंडर कंप्रेसिव लोड। मतलब जो बाहर का हमारा न्यूक्लियस एनुलर फाइब्रोसिस है, उसका काम क्या है, वो न्यूक्लियस पल्पोसस को कंटेन कर रहा है, ठीक है, प्रेशर मेंटेन कर रहा है और कंप्रेसिव लोड को भी मेंटेन कर रहा है। कौन मेंटेन कर रहा है, ये क्या, न्यूक्लियस एनुलर फाइब्रोसिस, ठीक है। समझ में आया? इसलिए इसका काम क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। सुचिता, यस मैम। आकाश, आपको समझ में आया? ये आपके लेवल की चीजें, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था ये सारी चीजें, ये याद रखना, या तो कॉलेज में पढ़ो या तो अभी पढ़ लो, ठीक है। ओके मैम। चलो अब हम थोड़ा, कब से हम यहाँ पे देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, फिर यहाँ पे हम लोग कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। कब से हम लोग इस चीज की बातें कर रहे हैं, तो ठीक है, चलो थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
तो नॉर्मली हेल्दी पर्सन में फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पहले वो न्यूक्लियस पे जा रहा है, सेंटर है, न्यूक्लियस पे जा रहा है और न्यूक्लियस के थ्रू आउट वो कहाँ जा रहा है, एनुलस फाइब्रोसिस पे जा रहा है, एनुलर फाइब्रोसिस पे जा रहा है। देखो न्यूक्लियस से वो थ्रू आउट द एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज फॉर नॉर्मल, जैसे हम और आप हैं, ठीक है। बट एबनॉर्मल में क्या हो गया, देखो ये जो ए वाला डायग्राम दिख रहा है, दिस इज फॉर नॉर्मल। अब आते हैं बी वाले पे। जैसे ही हमारा डिस्क किसी ना किसी डीजेनरेटिव कंडीशन से गया, तो न्यूक्लियस क्या कर दिया, लूज किया। कैसा, मैंने बताया पहले कि न्यूक्लियस जो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो कुशनिंग प्रोवाइड कर रहा है ताकि फ्रिक्शन ना करे दोनों वर्टिब्री आपस में, इसलिए उसको बीच में एज दोनों सैंड दोनों बन के बीच में वो आलू की तरह उसको रखा गया। किसको, इंटरवर्टिब्रल डिस्क को कुशन की तरह, ताकि वो दोनों आपस में फ्रिक्शन क्रिएट ना करें। एंड अब क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो डीजेनरेटिव कंडीशन की वजह से न्यूक्लियस लॉसेस सम ऑफ कुशनिंग एबिलिटी, मतलब वो उस एबिलिटी, जिस एबिलिटी के लिए उसको वहां पे रखा गया, वो लॉस कर रहा है अपना डीजेनरेटिव कंडीशन होने की वजह से। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोड जो है अनइक्वल ट्रांसमिट हो रहा है। कहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से हो रहा है, सबसे पहले लोड जो है आ रहा है हमारे, कहाँ पे आ रहा है, अगर हमारा ये सेंटर है, ठीक है, अगर ये हमारा, मेरा हाथ देखो, ये हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस, ये हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है, यहाँ पे फोर्स ऐसे आ रहा है और यहाँ से फिर ये पेरिफेरी में जा रहा है, ठीक है, यहाँ से फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर ये नॉर्मल है देन इट्स फाइन, चारों तरफ फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, अगर किसी एक, अगर एबनॉर्मल है तो किसी एक साइड फोर्स ज्यादा होगा, किसी एक साइड फोर्स कम होगा। किस साइड फोर्स ज्यादा होगा, जिस साइड उसको कुछ जगह नहीं मिलेगा, मतलब कि अगर हैवी स्ट्रक्चर नहीं मिला तो वो फोर्स उस साइड कम लगेगा, और अगर उसको दिखा कि अरे यहाँ से तो हम आराम से अपना रास्ता निकाल सकते तो साइड फोर्स ज्यादा लगेगा। अब देखो एंटीरियर साइड तो हमारा पूरा बॉडी है, लेकिन पोस्टीरियर साइड ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो इसलिए हमेशा डिस्क जो है पोस्टीरियरली ज्यादा फोर्स जनरेट कर देता है कंपैरिजन टू एंटीरियर साइड के। अब सी में देखो, सी में क्या हो रहा है, सी में डिस्क फोर्स इतना ज्यादा जनरेट कर दे कि डिस्क पूरा का पूरा बाहर आ गया। समझ में आया, जब बहुत सीवियर डिजेनरेटिव कंडीशंस आया, न्यूक्लियस लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी, कुशन द लोड, ठीक है, और क्या किया दिया, लीड कर दिया, किस चीज को क्या लीड कर दिया, डिस्क हर्निएशन को लीड कर दिया। समझ में आया।